Hello everyone, I am Kartika and today we people are going to start with your history textbook। अभी तक हमने हिस्ट्री जो है 9th की शुरू नहीं करी है, तो आज हम हिस्ट्री का जो चैप्टर है आपका द फ्रेंच रेवोल्यूशन पहला चैप्टर हम लोग उसको शुरू करेंगे। हिस्ट्री बिकॉज यू पीपल फाइंड हिस्ट्री समवॉट टू बी बोरिंग एज वेल एज आपको थोड़ी मुश्किल भी लगती है, क्योंकि हिस्ट्री इज द मोस्ट लेंथीएस्ट सब्जेक्ट आउट ऑफ ऑल द 4 सब्जेक्ट्स जो आप लोगों के सोशल साइंस के अंदर है। So let's start with history. We people again, first thing that शुरू करने से पहले हम सब्जेक्ट को जो ध्यान में रखते हैं हिस्ट्री को, हमेशा क्या रखते हैं कि हम इसको स्टोरी की तरह पढ़ने वाले हैं ताकि हम लोगों के लिए पढ़ने में मुश्किल ना हो। अगर आप इसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म के अंदर पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, बिकॉज ये क्या कर रहे हैं आपकी बुक के अंदर कि दे आर गिविंग यू, ऐसा नहीं है कि आपको शुरुआत से वो बता रहे हैं कि अगर ये फ्रेंच रेवोल्यूशन है तो कैसे ये लोग आपको एक इंस्टेंस दे देते हैं, जैसे एक सिचुएशन दे दी कि ऐसा हो रहा था उस टाइम में फ्रांस के अंदर। तो जो शुरुआत है चैप्टर की वो ही थोड़ी कंफ्यूजिंग सी है, हमें समझ नहीं आता कि वाई आर दे गिविंग दिस इंस्टेंस, हमें सिचुएशन ये दी क्यों गई है यहाँ पे। तो थोड़ा सा समझ पाना जो होता है ना मुश्किल सा हो जाता है। तो इसको स्टोरी की तरह अगर आप लोग ट्रीट करते हो तो आपके लिए वेल एंड गुड है, आपको अच्छे से चैप्टर भी समझ में आ जाएगा। सेकेंडली, इसको ऑब्जेक्टिवली मत देखो क्योंकि नोट्स जो हैं वो हम आपको दे ही देते हैं, तो आप लोगों को इसे ऑब्जेक्टिवली देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिवली देखने का काम है वो हम लोग आपके लिए कर देते हैं। So we people are today going to start with the French Revolution. So पहले जैसे मैंने आपको बोला है कि एकदम से एक इंस्टेंस से शुरू कर देते हैं, एक सिचुएशन दे देते हैं कि ऐसा ऐसा फ्रांस के इस हिस्से में हो रहा था। या फिर हम जब मैं 10th वालों को भी हिस्ट्री पढ़ा रही थी तो उनमें भी क्या था कि एक पिक्चर दे दी बुक के अंदर शुरुआत में ही चैप्टर के, और फिर चैप्टर शुरू कर दिया। तो ऐसे में बच्चों को समझ नहीं आता कि यहाँ पे चल क्या रहा है, कंफ्यूजिंग सा लगता है, एक इंस्टेंस से दूसरा इंस्टेंस जो है वो जोड़ नहीं पाते हैं। सो देयर इज अ प्रॉब्लम देयर। सो वी पीपल आर गोइंग टू स्टार्ट विद फ्रेंच रेवोल्यूशन नाउ, बिकॉज आई हैव टोल्ड यू कि यहाँ पे एक सिचुएशन दी गई है जिससे आपका चैप्टर शुरुआत किया गया। शुरू करने में आपको कोई इंट्रोडक्शन, कोई चैप्टर में हम क्या पढ़ाने वाले हैं ये सब नहीं दिया हुआ जैसे कि आपकी और टेक्स्ट बुक के अंदर दिया होता है, तो इससे थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट बिकॉज आई एम देयर टू गाइड यू पीपल सो देयर इज नॉट अ प्रॉब्लम एज सच। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। स्टार्टिंग में ही आप देखेंगे द फ्रेंच रेवोल्यूशन। whenever I teach you people, I always tell कि please book जरूर रेफर करें। I am teaching you people, please open up your books. So as I have told कि मैं स्टार्टिंग कर रही हूँ, तो प्लीज आप अपने चैप्टर का जो पहला पेज है वो खोल लीजिए जहाँ पे बड़ा बड़ा लिखा हुआ है द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो आप लोगों के लिए समझ पाना आसान होगा, प्लस जो चीज़ें मैं समझा रही हूँ और आपको उसमें कोई कंफ्यूजन थी पढ़ते समय तो आप उसको वहाँ पे लिख सकते हैं अपने बुक के अंदर। सो दैट विल बी ईजी फॉर यू पीपल। सो द फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर आपको जो एक इंस्टेंस दिया है जो कि 14 जुलाई 1789 के अंदर हुआ था। वन मॉर्निंग एक दिन सुबह, इस दिन को पेरिस के अंदर जो पेरिस का जो स्टेट था दैट वाज इन द स्टेट ऑफ अलार्म, एज इन वहां पे कुछ सिचुएशन चल रही थी। जो किंग था वहां का, उन्होंने कमांड किया ट्रूप्स को कि वो सिटी के अंदर जाएं, और र्यूमर्स जो थे वो ये स्प्रेड होने शुरू हो गए थे कि ऑर्डर मिला है आर्मी को ओपन फायर करने की सिटीजन्स के ऊपर। सो नाउ आई एम टेलिंग यू दिस इन द फॉर्म ऑफ अ स्टोरी, बट आपके बुक के अंदर जो है वो स्टोरी के फॉर्म में नहीं है, इन्होंने आपको डायरेक्ट जो है वो दे रखा है कि कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए। सो I'll tell you कि आपकी बुक के अंदर ये कैसे दिया हुआ है। दैट इज ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789 द सिटी ऑफ पेरिस वाज इन अ स्टेट ऑफ अलार्म. The king had commanded troops to move into the city. Rumors spread that he would soon order the army to open fire upon citizens. So this is what I told you कि ये स्टोरी चल रही थी, एंड सम 7,000 men and women gathered in front of the town hall and decided to form a people's militia. So we people see, जैसे एक दिन के बारे में बताया, फ्रांस में बहुत पहले की बात है, 1789 की बात है। वहाँ पे हम देखते हैं कि जो किंग है उन्होंने कमांड किया ट्रूप्स को कि वो जो है सिटी के अंदर चले जाएं पेरिस की, और र्यूमर्स ये थे कि सून जो किंग है वो ओपन फायर का ऑर्डर दे देगा अपने ट्रूप्स को। तो जो वहाँ के लोग थे तकरीबन 7,000 आदमी और औरतें, उन्होंने क्या किया, उन्होंने मिलके एक ग्रुप बनाया, एक लोगों का जो है उन लोगों ने ग्रुप बनाकर उसको पीपल्स मिलिशिया के नाम से बोल दिया। एज इन की जो मिलिशिया इज समथिंग मिलिट्री से हम जब रिलेट करते हैं, नॉट आर्मी बट एज इन की जब आप आर्म्स, एज इन आप
व्हेन पीपल और एनी ग्रुप जो होता है, जो एक आर्म अटैक जिसे हम कहते हैं, मतलब गन्स और ये सब इस चीज के अंदर जो है इन्वॉल्व रहता है, तो इस तरीके का जो अटैक करने वाला ग्रुप होता है उसको हम मिलिशिया से जोड़ सकते हैं उसका आइडिया. सो दे ब्रोक इनटू अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इन दी सर्च ऑफ आर्म्स. बिकॉज लोगों ने सोचा कि अब हमें अपना ग्रुप बनाना है, हमें जो है ये जो सरकार, सॉरी जो किंग है ये करने वाला है ऐसा कुछ काम, क्योंकि रूमर्स आ चुके हैं कि जो सिटीजन्स हैं उनके ऊपर ओपन फायर कभी भी बोला जा सकता है. सो इस वजह से जो है लोगों ने अपना एक ग्रुप बना लिया और लोगों ने क्या ढूंढना शुरू कर दिया, लोगों ने हथियारों को ढूंढना शुरू कर दिया, आर्म्स ढूंढना शुरू कर दिया, ताकि वो खुद को प्रोटेक्ट कर पाए इफ देयर इज अ सिचुएशन लाइक दिस जिसकी की बात की जा रही है. सो फाइनली क्योंकि हमने बोला कि बुक के अंदर ही दे रखे कि लोगों ने आर्म्स ढूंढने के लिए, हथियार ढूंढने के लिए जो है सरकारी बिल्डिंग्स के अंदर घुसना शुरू कर दिया. सरकारी बिल्डिंग्स के अंदर जो है उन लोगों ने they broke into those things. So finally हम देखते हैं that a group of several hundred people marched towards the eastern part of the city and stormed the fortress prison, the Bastille, which where they hoped to find hoarded ammunitions. तो अब अगर आपको आर्म्स चाहिए तो आप कैसी जगह ढूंढोगे, अगर हमें हथियार चाहिए तो मैं कैसी जगह पे जाऊंगी जहाँ पे मुझे पता है कि एक इस जगह पे एक बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है मुझे हथियार मिलने वाले हैं. और पुराने समय में जो ऐसी कोई जगह थी वो होती थी प्रिजन, जो जेल होगा उसके अंदर जो है हमें हथियार मिल जाएंगे, बिकॉज वी पीपल नो दैट द ऑफिसर्स देयर दे यूज इट. सो पीपल दे ब्रोक्ड इनटू अ प्रिजन विच इज द प्रिजन देयर, दैट इज अ फोर्ट्रेस प्रिजन. उसका जो नाम है दैट इज बेस्टिल. यू पीपल कैन सी दिस इन योर बुक, देयर इज अ पिक्चर इन द बुक. सो जो पहली पिक्चर आपको मिलेगी आपके फर्स्ट, उसके अंदर फिगर फर्स्ट के नाम से, दैट इज स्टॉर्मिंग ऑफ द बैस्टिल. दैट्स व्हाट वी पीपल आर डिस्कसिंग. सो पीपल they broke into the fortress prison, the Bastille, जहाँ पे उन्हें लगा कि हमें ammunitions जो हैं वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिल जाएंगे, so that we people can survive the attack that the king is going to do. सो जो आर्म फाइट थी जिसके अंदर कि लोग घुस गए प्रिजन के अंदर, उसके अंदर जो है उसका जो कमांडर था बैस्टील का, एज इन जो उस टाइम पे वहाँ पे कमांड कर रहा था उस जेल के अंदर, जो कमांडर था बैस्टील का, ही वाज किल्ड इन दिस अटैक. और जो प्रिजनर्स थे वहाँ के उनको जो है रिलीज कर दिया गया. दो वहाँ पे सिर्फ 7 ही प्रिजनर्स थे, तो उन 7 प्रिजनर्स को जो है वो छोड़ दिया गया. और जो बेस्टील है, यू नो, इट was considered to be a symbol of hatred. People there they hated it. क्यों? क्योंकि जो Bastille था it stood for the despotic power of the king. वो राजा की जो डिस्पोटिक पावर है, डिस्पोटिक एज इन जो उसका वहाँ पे अथॉरिटेटिव रूल चल रहा है जो कि लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है. डिस्पोटिक इज समथिंग जो कि कहते हैं ना कि सपोज डिक्टेटरशिप. इफ यू पीपल हैव एन आइडिया ऑफ दिस हिटलर, हम लोग क्या करते हैं जब भी हमें बोलना होता है कि डिक्टेटरशिप चल रही है तो हम किसका नाम उठाकर लेकर आते हैं, हम लोग हिटलर का नाम उठा के लेकर आते हैं. क्यों लेकर आते हैं? बिकॉज हम जानते हैं कि जितने अच्छे से डिक्टेटरशिप उसने चलाई है, मतलब जो डिक्टेटरशिप के अंडर उसने किया, जो एक एग्जाम्पल वो बनाए डिक्टेटरशिप का, वो कोई भी नहीं बन सकता. Whatever, इस टाइम पे अगर देखा जाए तो डिक्टेटरशिप का जो एक एग्जाम्पल है मेरे दिमाग में अगर आता है इस टाइम पे, प्रेजेंट टाइम में, तो वो आता है नॉर्थ कोरिया का. इफ यू पीपल नो अबाउट इट, सो आई हैव टोल्ड यू समथिंग अबाउट नॉर्थ कोरिया, दैट इज कि वहाँ पे एक तरीके से डिक्टेटरशिप चल रही है. इफ यू पीपल आर इंटरेस्टेड, गो एंड फाइंड आउट अबाउट दैट. बट एनीवे, कमिंग बैक टू द चैप्टर. सो डिस्पोटिक इज समवॉट जहाँ पे एक अथॉरिटी चलती है एक ही इंसान की, और जो वो चाहता है वो करता है, चाहे वो सही है चाहे वो गलत है, उसे लोगों से कोई लेना देना नहीं है. जिसे वो रूल कर रहा है यहाँ पे उनसे कोई लेना देना नहीं होता है. सो डिस्पोटिक हियर इज, इट symbolizes the power, the dictatorship, the authoritarian rule of the ruler. ओके, सो अब क्योंकि बैस्टिल जो है वो राजा के इस रूल के लिए खड़ा होता था, उसको सिंबलाइज करता था, इसलिए लोगों को उससे नफरत थी, इस प्रिजन से लोगों को इसलिए नफरत थी. सो पीपल दे hated it. क्यों? Because it stood for the despotic power of the king. So the fortress was demolished.
तो जो फोर्ट्रेस था उसको तोड़ दिया गया, उसको डिमोलिश कर दिया गया, और जो उसके फ्रैगमेंट्स थे, डिमोलिश करने पे अगर आप अब एक चीज को तोड़ोगे, एक बिल्डिंग को आप तोड़ो तो आपके हाथ में क्या आएंगे, ईंट पत्थर आएंगे। तो जो लोगों के हाथ में फ्रैगमेंट्स आए, ईंट पत्थर जो भी आया, तो लोगों ने उसको उठा के मार्केट में बेच दिया, और उन लोगों ने इसे खरीद लिया जो एक सोवेनियर रखना चाहते थे कि हाँ ऐसा कुछ हमारी कंट्री में हुआ करता था, हमारी सिटी में हुआ करता था, और हम इसे सोवेनियर की तरह रख लेते हैं। कि लोगों ने इसे हटा दिया, लोगों ने इसे तोड़ दिया, डिमोलिश कर दिया। तो पीपल दे जस्ट वांटेड टू कीप इसके जो फ्रैगमेंट्स थे, पीपल वाई दे परचेज द फ्रैगमेंट्स, क्योंकि उनको इसे सिर्फ एक उसकी तरह रखना था, सुवेनियर। कि हम जब कहीं जाते हैं, हम घूमने जाते हैं, मान लीजिए आप कहीं बाहर घूमने गए, लंदन घूमने गए या फिर कहीं और घूमने गए, तो आप वहां से क्या करते हो, वहां की जो एक फेमस चीज होती है, कोई भी चीज, चाहे आप एक बैच पिक करें या फिर आप वहां से कोई पेंटिंग पिक करें या कुछ भी पिक करें जो वहां का बहुत फेमस है, यू कीप इट एज अ सुवेनियर। दैट इज कि दिस वाज समथिंग सो मेमोरेबल, द ट्रिप वाज सो गुड that I wanted to pick a souvenir. So that is what the people wanted. They wanted to take the fragments of Bastille as souvenirs, ताकि उन्हें याद रहे कि यहाँ पर ऐसी कोई चीज हुआ करती थी, और आगे भी कंटिन्यू जो है वो रहे। बिकॉज अभी तो डिमोलिश हो चुका है, लोगों ने इसको तोड़ दिया और लोगों ने इसके फ्रैगमेंट्स भी बेच दिए। तो जिन लोगों ने खरीदा उन लोगों ने इसलिए खरीदा क्योंकि वो इसे एक सुवेनियर की तरह रखना चाहते थे कि ये जो है अब डिस्ट्रॉय हो चुका है। दे जस्ट वांटेड टू कीप the souvenir as they just wanted to keep the fragments as the souvenir of destruction, that Bastille has been destructed. That's what they wanted to keep with them as souvenirs. Okay, so moving on forward, इसके बाद हम लोग देखते हैं जो ये एक इंस्टेंस हो चुका है, इसके बाद भी पीपल सी दैट और भी ज़्यादा जो है दंगे, राइट्स जो है वो पेरिस के अंदर हुए, कंट्री साइड में भी और सिटी में भी। और जो लोग थे उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू किया रिगार्डिंग द हाई प्राइस ऑफ ब्रेड। ब्रेड के प्राइस को लेकर के जो है लोगों ने यहाँ पर प्रोटेस्ट करना शुरू किया। और काफ़ी टाइम बाद में, मच लेटर भी पीपल सी व्हेन हिस्टोरियंस लुक back upon this time, they saw it as the beginning of chain of events that ultimately led to the execution of the king in France. तो जो हिस्टोरियंस हैं जब वो पढ़ते हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन को पढ़ते हैं या फिर जो किंग था उसको कैसे एग्जीक्यूट किया गया या उसको कैसे हटना पड़ा, तो जब हिस्टोरियंस इस चीज को पढ़ते हैं तो जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, जो इवेंट्स अब होने वाले हैं जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, उनका जो स्टार्टिंग था या इन इवेंट्स को ट्रिगर करने वाला जो मोमेंट था वो ये मोमेंट था। इस वजह से आप लोग इसको अपने बुक में पढ़ रहे हैं। देयर इज नथिंग लाइक हमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं कि बैस्टिल जो है उसको क्यों हटाया गया, लोगों को जो है ये क्या हुआ, हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, व्हाई आर वी स्टडिंग 14 जुलाई 1789, व्हाई नॉट सम अदर डे। So we people are studying this day because this event led to other events that we people are going to study. Finally we people see इस चीज ने ट्रिगर किया और इवेंट्स को, अब जो हम पढ़ने वाले हैं, जो चेन ऑफ इवेंट्स हम पढ़ने वाले हैं, इस इंस्टेंस ने जो है वो ट्रिगर किया था। एंड प्लस वी पीपल सी दैट जो किंग है उसे एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। एंड पीपल दे डिड नॉट एंटिसिपेटेड, पीपल दे डिडंट थॉट ऑफ कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। सो दिस इज वाई वी पीपल आर स्टडिंग दिस। हम लोगों ने इसलिए जो है आपकी जो बुक के अंदर स्टार्टिंग में ये पूरा दे रखा है, इस वजह से दे रखा है बिकॉज दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द chain of events that we people are going to study. That is why we people studied this event. सिंपल एज दैट। हमने ये स्टोरी सिर्फ इसलिए देखी क्योंकि हम लोगों को अब जो चैप्टर है दैट विल मेक सेंस टू अस। हाउ, अब ऐसा है कि राजा को एग्जीक्यूट कर दिया, क्यों एग्जीक्यूट कर दिया, ऐसा क्या हुआ था, किस वजह से। सो बिकॉज हम लोगों ने एक इंस्टेंस देख लिया एट वॉट वॉज हैपनिंग इन द सिटी ऑफ पेरिस। सो नाउ वी पीपल नो कि जो पूरा चैप्टर है उसके अंदर जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम क्यों पढ़ने वाले हैं। दैट इज वाई वी पीपल गॉट एन आइडिया दैट वॉट दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट। दो हमें मिला एक इंस्टेंट, एक इवेंट के थ्रू है, बट थोड़ा कंफ्यूजिंग इसलिए ये हो सकता है, बट वैसे ऐसी कोई बात है नहीं। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट thing. I think there is no need to give you people notes regarding it, but still if you people want me to give you notes regarding it, so I would say that you people can mark it in your books, or else I can just write that 1 mark का कोई question है जो यहाँ से आ जाए तो आ जाए, बाकी I don't think so यहाँ से ऐसा कोई question इस event से आ सकता है। So
we people were discussing about 14th July 1789, जहां पर कि हमने देखा that Paris was in a state of alarm. Paris was in a state of alarm. जो पेरिस है दैट इज इन द स्टेट ऑफ अलार्म. सो व्हेन वी पीपल वर स्टडिंग दिस, तो हम लोगों ने देखा कि इसके बाद जब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करी तो वी पीपल डिस्कस्ड अबाउट द फोर्ट्रेस, प्रिजन, द बैस्टिल के बारे में हमने डिस्कस किया. सो फोर्ट्रेस, prison, the Bastille के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया. किस तरीके से जो है हमने देखा कि इसको डिमोलिश किया गया, वॉज डिमोलिश्ड, इट वॉज destroyed by the people of the city. So the fortress was demolished. And why? Because it stood for the despotic power of the king. So, इस वजह से जो है लोग इसे काफ़ी हेट करते थे, लोग जो थे इसको पसंद नहीं करते थे. तो ये एक रीज़न था कि इसको लोगों ने डिस्ट्रॉय कर दिया, इसको जो है इसका डिस्ट्रक्शन जो है हुआ वो. और जो लोग थे देन वी पीपल सी, काफ़ी सारे लोग जो थे वो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि किस तरीके से जो हम पढ़ने वाले फ्रेंच रेवोल्यूशन जो शुरू होगा तो उससे पहले क्या स्टेट चल रहा था. तो दिस वाज व्हाट वाज गोइंग ऑन. पीपल वर प्रोटेस्टिंग. नेक्स्ट वी पीपल सॉ हाउ पीपल वर protesting against the high price of bread, against the high price of bread. So people, they were protesting the high price of bread. Then we people see कि काफ़ी टाइम बाद जो है जब मैंने आप लोगों से बात करी कि जब हिस्टोरियंस इस बारे में पढ़ेंगे सो दे विल नो व्हाई, व्हाट लेड टू द फ्रेंच रेवोल्यूशन, व्हाट लेड टू द एग्जीक्यूशन ऑफ द किंग ऑफ फ्रांस. सो दिस इज व्हाई वी पीपल वर स्टार्टिंग दिस. तो हम लोग देख रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें जो हैं यहाँ पर चल रही हैं फ्रांस के अंदर. सो दिस इज the starting. Next we people discussed about next जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं that will be about the French society during the late 18th century. तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? Now we people are going to study about is wait, yes, so हम लोग अब जो पढ़ने वाले हैं that is about the French society. This is another topic in your book. So we people are going to study French society. I hope you people can see French society during the late 18th century. This is what we people are going to discuss now. So ये वाला टॉपिक जो है हम लोग अब इसको शुरू करेंगे. So हम देखते हैं, पहले इसको शुरू करने से पहले मैं आपको एक आइडिया देना चाहूँगी कि जो सोसाइटी है वो कैसी है. यू पीपल कैन ऑल्सो सी इट इन योर बुक. सो जो फर्स्ट ई स्टेट है हम लोग देखते हैं सोसाइटी ऑफ ई स्टेट्स. So the thing that I'm going to discuss with you people is हम लोग देखेंगे कि फ्रेंच सोसाइटी जो है वो किस तरीके की है. That is what we people are going to see. So also you people can say it as society of state as you people wish. तो फ्रेंच सोसाइटी, हर सोसाइटी के अंदर जो है वो
सोसाइटी सेक्शंस के अंदर बटी होती है, तो फ्रेंच सोसाइटी भी जो थी वो उस टाइम पे सेक्शंस में बटी हुई थी। लेट मी टेल यू कि कैसे। जो पहला स्टेट है, फर्स्ट स्टेट जो है, दैट इज द क्लर्जी। द फर्स्ट स्टेट इज द क्लर्जी। तो पहला स्टेट जो है वो है क्लर्जी का, ठीक है। तो ये पहला स्टेट हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि दूसरा स्टेट क्या है। सेकेंड स्टेट इफ वी विल सी, सेकेंड स्टेट अगर हम लोग देखें तो वो किसका है, नोबिलिटी का है। इसके बाद तो सेकेंड स्टेट गोज टू नोबिलिटी, नोबल्स जो हैं आपके। तो सेकेंड स्टेट जाता है नोबिलिटी को। जो फ्रेंच सोसाइटी है वो स्टेट्स के अंदर बटी हुई है। पहला स्टेट है क्लर्जी का, दूसरा स्टेट है नोबिलिटी का, और तीसरा स्टेट देखते हैं हम लोग, द थर्ड स्टेट, थर्ड स्टेट। सो द थर्ड स्टेट, इसके अंदर तीन जो है हम लोग कैटेगरीज डालेंगे। पहली आएगी बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल, लॉयर्स। सो पहला हम लोग इसके अंदर किसको डालेंगे, बिग बिजनेसमैन, बिग बिजनेसमैन, merchants, then we people are going to put in here court officials, court officials, and or you people can say also lawyers. So ये सब आ जाते हैं थर्ड स्टेट के पहले उसके अंदर। नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे, थर्ड स्टेट का ही जो हिस्सा है, जो थर्ड कैटेगरी, इसके अंदर क्या है, थर्ड स्टेट में तीन कैटेगरीज है। तो पहली कैटेगरी हमने देख ली बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल, लॉयर्स की हो गई। उसके बाद नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे जो नेक्स्ट कैटेगरी है इसके अंदर ही, थर्ड स्टेट के अंदर, वो क्या है, पेजेंट्स एंड आर्टिजन्स की। नेक्स्ट है पेजेंट्स एंड आर्टिजन्स। सो ये नेक्स्ट कैटेगरी है। उसके बाद जो तीसरी कैटेगरी आती है वो कौन सी कैटेगरी आती है, वो आती है स्मॉल पेजेंट्स की, लैंडलेस लेबर्स की और सर्वेंट्स की। ये तीसरी कैटेगरी है। तीसरी कैटेगरी क्या है, स्मॉल पेजेंट्स, स्मॉल पेजेंट्स, लैंडलेस लेबर्स, लैंडलेस लेबर्स एंड सर्वेंट्स। तो ये जो है थर्ड स्टेट की तीसरी कैटेगरी है। थर्ड स्टेट में कितनी कैटेगरीज हैं, तीन कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरी है बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर्स की। दूसरी कैटेगरी है पेजेंट्स की, आर्टिजन्स की, और तीसरी कैटेगरी है स्मॉल पेजेंट्स, लैंडलेस लेबर्स एंड servants. So this is the third category. This is the three categories जो कि थर्ड स्टेट की हैं। कितने स्टेट्स हैं, तीन स्टेट्स हैं। पहला स्टेट जो है वो किसका है, क्लर्जी का है। पहला स्टेट किसका है, क्लर्जी का है। दूसरा स्टेट किसका है, नोबिलिटी का है। और तीसरा स्टेट किसका है, तीन कैटेगरीज का है। तीनों कैटेगरीज जो हैं वो ये हम लोगों ने यहाँ पर लिखी हैं। तो जो सोसाइटी है वो कितने हिस्सों में बटी हुई थी, फ्रेंच सोसाइटी तीन स्टेट्स के अंदर बसी हुई थी। और ये तीन स्टेट्स जो है ये आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। दीज आर द थ्री स्टेट्स। सो फ्रेंच सोसाइटी ऑल्सो इट कैन बी अ सोसाइटी ऑफ स्टेट्स। इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज सोसाइटी ऑफ स्टेट्स, society of states।
सो सोसाइटी ऑफ स्टेट्स कहो, फ्रेंच सोसाइटी कहो, वन एंड द सेम थिंग, दैट्स व्हाट वी पीपल हैव डिस्कस। तो ये सोसाइटी के बारे में थोड़ा सा आइडिया मिल गया आप लोगों को कि हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं। हम लोग सोसाइटी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, फ्रेंच सोसाइटी के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। क्या डिस्कस कर रहे हैं हम लोग फ्रेंच सोसाइटी के बारे में कि फ्रेंच सोसाइटी के अंदर क्या क्या जो है चीज़ें आती हैं। तो जो फ्रेंच सोसाइटी है वो 3 हिस्सों के अंदर बटी हुई है। पहला हिस्सा है क्लर्जी सबसे ऊपर, उसके बाद आता है सेकंड स्टेज जो है नोबिलिटी, उसके बाद आता है तीसरा हिस्सा, और जो तीसरा हिस्सा है वो भी 3 हिस्सों के अंदर बटा हुआ है। वो ये 3 हिस्से हैं जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। So this is about the French society. I hope you people have an idea of French society. थोड़ा सा शुरू करने से पहले जो मैंने आप लोगों को एक आइडिया जो है वो दे दिया है फ्रेंच सोसाइटी का. So now we people can go ahead with the topic. People can start the topic. So as I told you people that we people are going to discuss this topic, French society during 18th लेट 18th सेंचुरी. तो इसको शुरू करने से पहले मैंने आपको बता दिया है कि जो फ्रेंच सोसाइटी है वो किस तरीके से जो है वो काम करती है. फ्रेंच सोसाइटी कितने हिस्सों के अंदर जो है वो बटी हुई है. सो वी पीपल सी दैट इन 1774 we people see that Louis XVI of the Bourbon family of kings ascended the throne of France. तो फ्रांस के थ्रोन पे 1774 पे कौन बैठा? लुई 16 ऑफ बर्बन फैमिली. बर्बन फैमिली इज द फैमिली ऑफ किंग्स. तो उसी जो है फ्रांस के थ्रोन पे कौन आके बैठता है? फ्रांस के थ्रोन पे आके बैठता है एक इंसान जिसका नाम था लुई 16. 1774 में वो आए अपने रूल के अंदर, और वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? वो बिलोंग करते हैं फ्रॉम दी बर्बन फैमिली. बर्बन फैमिली दैट इज अ फैमिली ऑफ किंग्स. ऑलरेडी एक फैमिली मानी जाती है, राजघराना माना जाता है, जैसे कि हमारी आम भाषा के अंदर हम लोग बोलते हैं राजघराना. सो राजघराना है बर्बन फैमिली, और बर्बन फैमिली से ही बिलोंग करते हैं लुई 16. और लुई 16 जो है वो 1774 में पावर में आते हैं. So when he came in power, he was 20 years old and he was married to the Austrian princess. ऑस्ट्रिया की जो प्रिंसेस थी उनसे उनकी शादी हुई थी. उनका नाम था मैरी एंटोनियट. सो मैरी एंटोनियट से जो है उनकी शादी ऑलरेडी हुई थी. वो 20 साल के थे जब वो थ्रोन पर आए. और जो है बिकॉज जब उन्होंने जब थ्रोन पे वो आए, उन्होंने जब आफ्टर हिज एक्सेशन जब वो एक नए किंग बने, तो उन्हें मिला कि जो ट्रेजर है, हमारा जो ट्रेजरी है वो तो बिल्कुल खाली है. पैसे, अब किंग के पास एक रिजर्व होता है, एक ट्रेजरी होती है किंग के पास, राइट. सो वो जो थी वो खाली थी उस टाइम पे. क्यों खाली थी? बिकॉज देयर वाज लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर. काफी सालों से जो है वॉर चल रहा था, जिसने कि ड्रेन कर दिए थे जितने भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे फ्रांस के. तो फ्रांस के फाइनेंशियल रिसोर्सेज ड्रेन आउट हो चुके थे, क्योंकि इतने सालों से जो है वॉर्स चल रहे थे, चाहे अलग अलग जगहों पे चल रहा हो, बट वॉर की जो सिचुएशन थी वो चलती रहती थी. तो इस वजह से जो थी ट्रेजरी वो बिल्कुल खाली हो गई थी, और जो रिसोर्सेज थे, फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे, वो बिल्कुल ड्रेन आउट हो चुके थे. देन नेक्स्ट वी पीपल सी कि इस और जो था कॉस्ट, पहले तो ऑलरेडी ट्रेजरी खाली है, उसके बाद एडेड टू दिस वाज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन एक्स्ट्रा वैगेंट कोर्ट एट द इमेंस पैलेस ऑफ वर्सेल्स. दूसरी दिक्कत क्या थी? पहले तो ट्रेजरी खाली है, ठीक है. दूसरी दिक्कत यह है कि अब कोर्ट, जो इतना एक्स्ट्रा वैगन कोर्ट है, इतना खर्चीला जो कोर्ट हम लोगों को यहाँ पर चलाना है. राजा लोग क्या होते हैं, इन लोगों को भैया अपना कोर्ट भी चलाना है, अपना पैलेस भी मेंटेन करना है, अपना जो लाइफस्टाइल है वो भी चलाना है. तो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स, यू नो, दे हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन देयर माइंड. सो हियर राजा के दिमाग पे ये है कि भाई ट्रेजरी तो खाली हो चुकी है, मेरे को तो कोर्ट भी चलाना है. वो कोर्ट है ये कोर्ट हमारा जो है वो काफ़ी एक्स्ट्रा वैगेंट है, बड़ा ही खर्चीला, बड़ा ही मतलब कहते हैं ना कि पैसे वाला, जो पैसे से चलने वाला जो कोर्ट है वो चलाना है हम लोगों को. तो ये एक और दिक्कत थी कि जो कोर्ट है एट द पैलेस ऑफ वर्सेल्स वो कैसे चलेगा, ट्रेजरी भाई खाली हो रही है. सो अंडर लुई 16
फ्रांस ने हेल्प किया था व्हेन लुई 16, सॉरी वी पीपल आर डिस्कसिंग अबाउट लुई 16, मेरे मुंह से लुई 15 निकल के गलती से। सो जो लुई 16 है उनके अंडर हम देखते हैं कि जो फ्रांस है उन्होंने 13 अमेरिकन कॉलोनीज की हेल्प की थी कि वो अपनी इंडिपेंडेंस ले पाए फ्रॉम देयर कॉमन एनिमी विच इज ब्रिटेन। तो ब्रिटेन से आज़ाद होने के लिए 13 अमेरिकन कॉलोनीज की हेल्प की फ्रांस ने अंडर लुई 16। सो जो वॉर था उसने ऐड कर दिया, बिकॉज ऑफ द वॉर, ये जो सपोर्ट कर रहे थे अमेरिकन वॉर को, इस वजह से हम देखते हैं कि और भी ज़्यादा जो है वो फाइनेंशियल क्राइसिस यहाँ पर आ गए। सो बिकॉज ऑफ द वॉर a billion लिवरे बिलियन लिवरे जो डेट है वो आ गया। जो ये आपका लिवरे है, लिवरे क्या है? लिवरे इज अ करेंसी ऑफ फ्रांस, इट वाज अ करेंसी ऑफ फ्रांस विच वाज डिसकॉन्टिन्यूड इन द ईयर ऑफ 1794। 1794 के अंदर जो है लिवरे को हटा दिया गया था, बट अनटिल तब तक जो है, अब क्योंकि हम तो 1774 पढ़ रहे हैं, तो 1774 में जो है लिवरे चल रहा है। सो लिवरे जो है वो क्या है? एक करेंसी है जिसको फ्रांस में चलाया जाता था। तो हम देखते हैं कि बिलियन लिवरे का जो है डेथ आ गया। जो क्या कहते हैं हम, आप लोगों को डेथ तो पता ही होगा, हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में इसको, और से व्हेन यू बोरो मनी, तो दैट इज अ डेथ। सो डेप्ट आ गया इतना ज़्यादा, जो कंट्री थी फ्रांस की, वो बिलियन लिवरे उनके ऊपर जो है वो डेथ भी चढ़ गया। और उसके बाद हम लोग देखते हैं ये ऑलरेडी इट हैड रिजन ऑलरेडी रिजन टू मोर देन 2 बिलियन लिव्स। सो ऑलरेडी ये जो है 2 बिलियन लिवर से भी ऊपर चल गया था। तो व्हाट वी पीपल आर ट्राइंग टू सी हियर इज दैट जो फ्रांस है वो काफ़ी फाइनेंशियल क्रंच से गुजर रहा है, काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है। सो उसका जो है ये एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा है। और जो लेंडर्स थे जिन्होंने स्टेट को क्रेडिट दिया था, उन लोगों ने भी 10% और इंटरेस्ट चार्ज करना शुरू कर दिया लोन के ऊपर। जो डेट उन लोगों ने लिया, जो लोन उन लोगों ने लिया था, उस पे जो मनी लेंडर्स है उन्होंने भी 10% और चार्ज करना शुरू कर दिया। So they now began to charge 10% interest on loans. So जो फ्रेंच गवर्नमेंट थी was obliged to spend an increasing percentage of its budget on interest payments alone. So जो फ्रेंच गवर्नमेंट थी उनको अपनी जो परसेंटेज थी वो खुद ही पे करनी थी। उनको अपने रेगुलर एक्सपेंसेस भी चलाने थे, उनको अपनी कॉस्ट आर्मी को भी मेंटेन करना था, उनको अपने कोर्ट को भी मेंटेन करना था, उनको अपने गवर्नमेंट ऑफिसेज, यूनिवर्सिटीज, स्टेट, इन सब को रन करना था। तो जो एक्सपेंसेस थे, अब लोन भी उठा रखा है तो लोन भी खुद ही भरना है। तो इसके चलते हम लोग देखते हैं टू मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंसेस, जैसे कि मैंने आपको बताया आर्मी को मेंटेन करना, कोर्ट को मेंटेन करना, रन करना अपने ऑफिसेस को, यूनिवर्सिटीज को, द स्टेट वाज फोर्स्ड टू इंक्रीज टैक्सेस। तो स्टेट ने क्या किया? स्टेट के पास और कोई रास्ता नहीं था, स्टेट को टैक्स इंक्रीज करना पड़ा, क्योंकि उनको इन सब चीज़ों को मेंटेन करने के साथ साथ क्या करना था? उनको इन सब चीज़ों को मेंटेन करने के साथ साथ अपना लोन भी उतारना था। So this is a problem there. So next we will see that even जो ये measure था वो भी पूरा नहीं कर पाता। ये जो इतना क्रंच में चला गया था ना फ्रांस, अगर वो टैक्सेस इंक्रीज कर भी देते ना, तब भी ये जो पॉलिसी थी उनकी, ये उनका डेथ नहीं उतार सकती थी। So this was a problem. So moving forward, we people see that so therefore we people see that जो फ्रेंच सोसाइटी थी 18th सेंचुरी में, it was, as I told you, it was divided into 3 states। और जो उनके खाली जो मेंबर्स टैक्सेस पे करते थे वो सिर्फ 3rd स्टेट के मेंबर्स टैक्सेस पे करते थे। ओनली द मेंबर्स ऑफ 3rd स्टेट पेड टैक्सेस। तो कौन सा स्टेट जो था वो टैक्स पे करता था? एज आई टोल्ड यू पीपल, दिस इज दी फ्रेंच सोसाइटी। ये 3 स्टेट्स हैं। सिर्फ ये जो तीसरा स्टेट है, दिस इज द टैक्स पेइंग स्टेट। कौन सा स्टेट है? ये टैक्स पेइंग स्टेट है। टैक्स
पेइंग स्टेट। तो फ्रांस का जो तीसरा स्टेट था खाली वो ही टैक्स पे करने वाला स्टेट था। बाकी के दो स्टेट यानी कि क्लर्जी और नोबिलिटी टैक्सेस पे नहीं करते थे। तो ऑब्वियसली जब आप ऐसा करोगे तो बर्डन किस पे पड़ेगा? इन तीन कैटेगरीज के ऊपर बर्डन पड़ जाएगा। इंक्रीमेंट ऑफ टैक्सेस ये बर्डन उठाएंगे, नोबिलिटी या क्लर्जी नहीं उठाएगा उसका जो बर्डन है। तो बर्डन कौन उठाने वाला है? ये तीन कैटेगरीज उठाने वाली है। ओके, सो एज आई टोल्ड यू पीपल दैट जो सोसाइटी है ये तीन उसके अंदर बटी हुई है। तो I have discussed you people how the society is divided into three categories. So we people see, let's take down the notes for this further. So we people see that in the year 1774, Louis XVI, मेरे बार बार मुंह से 15 निकल जाता है, 15 नहीं है वो 16 है, मुझे माफ कर दीजिए, वो 16 है। जस्ट फ्लो में जब पढ़ा रहे होते हो ना तो आपके मुंह से कभी कभी गलत निकल जाता है, मेरे मुंह से मैक्सिमम टाइम्स गलत निकल रहा है, प्लीज पार्डन मी। तो इट्स लुई 16 है वो। सो लुई 16 जो है ही केम टू पावर, this is 16. So Louis 16 जो है he came to power and he is from the Bourbon family. Louis 16 of Bourbon family came to power in France. So he came to power in France. Next we people see he was 20-year old when he came into power. His wife was the Princess of Austria. She was an Austrian princess. उनका नाम था Marie Antoinette. This can be one mark a question. You people can mark it in your book. So his wife was Austrian princess और उनका नाम क्या था? मैरी एंटोनियट। मैरी एंटोनियट। तो दिस वॉज हिज वाइफ्स नेम। ये वन मार्कर के अंदर आ सकता है, आप चाहें तो अपनी बुक के अंदर भी मार्क कर सकते हैं, ना लिखना चाहे तो एज पर योर विश। सो व्हेन ही केम टू पावर ही फाउंड हिज ट्रेजरी एम्प्टी। सो व्हाट वी पीपल सी after he came to power, I'm sorry, I'll just after he came to power he found out कि जो उनकी ट्रेजरी है वो क्या है? उनकी ट्रेजरी एम्प्टी थी। सो हिज ट्रेजरी was empty, उनकी जो ट्रेजरी थी वो खाली थी। उसके बाद हम देखते हैं कि जो उनका जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज था वो ड्रेन्ड आउट हो चुका था। तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो थे उनके ड्रेन्ड आउट थे। फाइनेंशियल रिसोर्सेज वो ड्रेन्ड आउट। क्यों ड्रेन्ड आउट? बिकॉज ऑफ द लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज थी वो क्या था? द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एंड एक्स्ट्रावैगेंट कोर्ट इन द पैलेस ऑफ वर्सेल। तो इस सिचुएशन के अंदर ही ऑल्सो हैड टू maintain the extravagant court at the palace of Versailles। तो यहाँ पर जो है उनको अपना
पैलेस भी मेंटेन करना था, फाइनेंशियल रिसोर्सेज है नहीं, ये भी करना है। उसके बाद जो है लुई 16 के अंडर हम लोग देखते हैं, अंडर लुई 16 नेक्स्ट थिंग दैट वी पीपल सी इज कि जो फ्रांस है वो सपोर्ट कर रहा था अमेरिका को, 13 अमेरिकन कॉलोनीज को, टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन। सो अंडर लुई 16 के अंडर मैंने क्या बताया आप लोगों को कि क्या हो रहा था कि जो फ्रांस था वो हेल्प कर रहा था 13 अमेरिकन कॉलोनीज के। फ्रांस हेल्प्ड 13 अमेरिकन colonies to gain independence। किससे इंडिपेंडेंस? इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन। ब्रिटेन से जो है इंडिपेंडेंस लेने के लिए फ्रांस हेल्प कर रहा था। तो इस वजह से जो था हम देखते हैं कि डेथ जो था वो चढ़ता जा रहा था एंड इट वाज राइजिंग। सो फ्रांस was in a condition of rising। फ्रांस किस कंडीशन में था? फ्रांस was in the condition of rising deaths। उनका जो डेथ था वो काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा था। जो लेंडर्स थे उन्होंने क्रेडिट भी जो है 10% इंटरेस्ट उन्होंने चार्ज करना शुरू कर दिया। राइजिंग डेट with an interest of 10%। सो एक तो लोन बढ़ता जा रहा है, उसके ऊपर जो ये है इंटरेस्ट वो भी 10% देना पड़ेगा उस लोन का। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो फ्रेंच गवर्नमेंट थी उनको खुद ही जो फ्रेंच गवर्नमेंट वाज ऑब्लाइज्ड टू स्पेंड एन इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ इट्स बजट ऑन इंटरेस्ट पेमेंट। सो इंटरेस्ट पेमेंट्स के लिए जो है वो काफ़ी ज़्यादा अपना बजट का हिस्सा जो था फ्रांस की सरकार को यहाँ डालना पड़ रहा था। सो जो फ्रांस की सरकार है उसको काफ़ी ज़्यादा हिस्सा जो है वो अपना यहाँ पर डालना पड़ रहा था। तो enormous amount of the budget was going into payment of interest। सो बजट में से ही सरकार को अपना वो भी निकालना पड़ रहा था। सो दीज आर द कंडीशंस दैट was going on in France। So I will be discussing the further topic, but क्योंकि हम लोगों का थोड़ा सा टाइम क्रंच भी है, जैसे हम यहाँ पे फाइनेंशियल क्रंच को डिस्कस करें तो थोड़ा सा हमारा यहाँ पे टाइम क्रंच है, उसकी वजह से जो है हम लोग ये टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। बट बिफोर गोइंग टू the next class, let me tell you people what we people have discussed। So we will started discussing with an event। इवेंट कौन सा इवेंट? जो कि 14 जुलाई 1789 को पेरिस के अंदर हुआ था, और जो उसके अंदर जो फोर्ट्रेस था बैस्टिल उसको डिमोलिश कर दिया गया था, एंड ऑल्सो इट स्टूड फॉर द डिस्पोटिक पावर्स ऑफ द किंग। नेक्स्ट वी पीपल सी कि जो लोग थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे प्राइस ऑफ ब्रेड को लेकर। सो वी पीपल सी कि काफ़ी ज़्यादा जो है स्टेट ऑफ अलार्म चल रहा था इन दी पेरिस। देन वी पीपल सी हमने देखा फ्रेंच सोसाइटी जो है वो मैंने आपको बताया कि 3 स्टेट्स के अंदर बटी हुई है। पहला स्टेट है क्लर्जी, दूसरा स्टेट है नोबिलिटी, तीसरा स्टेट है बिग बिजनेसमैन, पेजेंट्स, देन स्मॉल पेजेंट्स। तो इन 3 के अंदर जो है वो बटा हुआ है, आप देख सकते हैं नीचे जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, इन 3 के अंदर जो है वो स्टेट बटा हुआ है। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया लुई 16 से। सो लुई 16 जो है जब वो पावर के अंदर आए, ही बिलोंग्स फ्रॉम दी बर्बन फैमिली, वो फ्रांस के अंदर पावर के अंदर आए। उनकी जो वाइफ है उनका नाम है मैरी एंटोइनेट। उनका जो ट्रेजरी था जब वो पावर में आए वो एम्प्टी था, फाइनेंशियल रिसोर्सेज सारे खत्म हो चुके थे, ड्रेन्ड आउट थे, और उनको अपना ऐसी प्रॉब्लम के अंदर उनको अपना कोड भी मेंटेन करना था एट द पैलेस ऑफ वर्सेल्स जो काफ़ी एक्स्ट्रावेगेंट था।
देन लुई 16 जो है उनके अंडर फ्रांस हेल्प कर रहा था 13 अमेरिकन कॉलोनीज को कि वो इंडिपेंडेंस ले लें ब्रिटेन से। फिर जो फ्रांस है उसकी जो कंडीशन थी उसके अंदर उनका डेथ तो था वो बढ़ता जा रहा था, उनका जो इंटरेस्ट था वो 10% उन पे लगाया जा रहा था। सो दिस वाज द प्रॉब्लम इन फ्रांस। नेक्स्ट वी विल सी कि अब इंटरेस्ट की पेमेंट के अंदर जो है बजट का एक काफ़ी बड़ा हिस्सा जो है वो उन पेमेंट्स के अंदर जा रहा था। तो अब टिल दिस वे पीपल हैव डिस्कस, नेक्स्ट वे पीपल आर गोइंग टू डिस्कस कंटिन्यू दिस टॉपिक फर्दर बट इन माय नेक्स्ट क्लास। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू एवरीवन।